बनाया भी था, राइट। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, विल गो फर्दर नाउ। ये हम लोग रोलिंग बताया, रोलिंग में बॉडी दोनों मोशन एक साथ करती है, ठीक है। अब रोलिंग भी दो टाइप की रहती है, जैसे टू टाइप्स ऑफ रोलिंग, ठीक है। आपके जो सारे न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी आप क्वेश्चंस आएंगे रोलिंग पे, वो ज्यादा करके इसी टॉपिक पे आएंगे, प्योर रोलिंग पे। एक होती है प्योर रोलिंग, दूसरी को आप बोल सकते हैं इम्प्योर रोलिंग। लेकिन आपके 99% जो क्वेश्चंस हैं वो प्योर रोलिंग के ऊपर ही होंगे, ठीक है। प्योर रोलिंग का एक और मैंने आपको बताया था पहले भी, इट इज कॉल्ड रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। प्योर रोलिंग को ही ज्यादा डिटेल में हम लोग देखेंगे, मोर टॉपिक विच विल डिस्कस विल बी प्योर रोलिंग। एक बार मैं अच्छे से प्योर रोलिंग फिर से बता देता हूं और इसकी सारी फॉर्मुलास क्लियर कर देता हूं। प्योर रोलिंग याद रखो, जब बॉडी ऐसे रोलिंग करती है ना, इसका जो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है, ये वाला बॉटम मोस्ट पॉइंट, इट इज द ओनली पॉइंट विच इज इन कॉन्टेक्ट विथ ग्राउंड ना, ग्राउंड के साथ यही एक पॉइंट कॉन्टेक्ट में आती है। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसकी जो वेलोसिटी है मैंने अभी बताया था, इट इज v माइनस ओमेगा इंटू आर, है ना। ये इसकी वेलोसिटी होती है। देखो ये पॉइंट है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है और ये इस वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही है, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन एक्ट होगा इसके ऊपर, बिकॉज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ग्राउंड एंड दिस पॉइंट ना, फ्रिक्शन एक्ट होगा। फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन इस वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करता है, फ्रिक्शन ट्राइज टू रिड्यूस इट। और सपोज ये वेलोसिटी जीरो हो गई कुछ टाइम के बाद, v माइनस ओमेगा आर बिकम दिस मच। जीरो जो है ना वो ग्राउंड की भी वेलोसिटी है, ग्राउंड थोड़ी चलेगा, ग्राउंड की वेलोसिटी जीरो है और इस पार्टिकल की वेलोसिटी v माइनस ओमेगा आर है। अगर ये हो गया, इसका मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है और ग्राउंड की वेलोसिटी इक्वल हो गई, v माइनस ओमेगा आर जीरो हो गया। उसके बाद पता है फ्रिक्शन गुम हो जाएगा, फ्रिक्शन विल डिसअपियर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फ्रिक्शन डिसअपियर व्हेन v माइनस ओमेगा विल बिकम जीरो। ये अगर जीरो हो गई, मतलब ग्राउंड पॉइंट जो बॉटम पॉइंट है उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, तो फ्रिक्शन गुम हो जाएगा, ठीक है। तब उसके लिए कंडीशन ये है, v मस्ट बिकम इक्वल टू ओमेगा आर, राइट। v, ये ऐसा मत सोचना हमने सर्कुलर मोशन में ये फॉर्मूला देखी है v को स्टार ओमेगा, तो वही है, ऐसा नहीं है। v इज अ वेलोसिटी रिलेटेड टू ट्रांसलेशन मोशन, ओमेगा इनटू आर, ओमेगा इज अ वेलोसिटी ऑफ रोटेशनल मोशन, यू कैन से। ये दोनों जब इक्वल होंगे ना, मतलब ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एंड रोटेशनल वेलोसिटी आर इक्वल, ये दोनों, इस कंडीशन में फ्रिक्शन गुम हो जाएगा, आपकी जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, इफेक्टिवली फ्रिक्शन गुम हो जाएगा, तब बॉडी जो आगे मूव करेगी ना, विदाउट फ्रिक्शन मूव करेगी, और उसी को बोलते हैं प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। दिस इज अ कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। ये मैंने पहले भी बताई है, जस्ट क्विक रिवीजन वी आर डूइंग। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया ना कि बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, तो इसमें आप ये कंडीशन ऑटोमेटिकली ले सकते हो। ये आर दिख रहा है ओमेगा आर में, ये आर इज अ स्ट्रिक्टली रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, आर इस बॉडी का रेडियस होगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, v इज अ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, ये है क्लियर, ये है। तो इसके बाद क्या होगा, फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा, बॉडी आराम से आगे बढ़ेगी, ठीक है। चलो इसमें भी मैं एक चीज आगे बता देता हूँ, वी आर राइट नाउ डिस्कसिंग प्योर रोलिंग, ठीक है। इसमें एक बात था, अगर ये कंडीशन हो गई, v बिकेम इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड जीरो हो जाती है, फ्रिक्शन एक्ट नहीं होता है और बॉडी बिना फ्रिक्शन के आगे बढ़ती है, ये याद रखना। लेकिन सोचो अगर इसमें एक केस है, सपोज इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है अभी भी, कौन सा, सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स या कंपोनेंट ऑफ द ग्रेविटेशन लग रहा है, कोई एक फोर्स और है, फ्रिक्शन तो डिसअपियर हो गया लेकिन ग्रेविटी थोड़ी डिसअपियर होगा, थिंक ग्रेविटी एक्ट हो रहा है। तो होता क्या है कि ग्रेविटी फोर्स सपोज एक्ट हो रहा है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट हो रहा है कुछ, नेट फोर्स से पता है क्या होता है, नेट फोर्स से ट्रांसलेशनल वेलोसिटी बढ़ती है, मतलब ये जो v है ना, v इज अ ट्रांसलेशन वेलोसिटी, इट विल इंक्रीज, ठीक है। अब अगर v इंक्रीज होगी तो क्या होगा पता है,
वी अगर इंक्रीज होगी तो वी और ओमेगा आर फिर से इक्वल नहीं हो रहेंगे, हो सकता है वी ग्रेटर देन ओमेगा आर हो जाए। सपोज वी बिकेम ग्रेटर देन ओमेगा आर, वी क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज कोई फोर्स लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो वी और ओमेगा आर इक्वल नहीं रहेंगे, फिर सपोज वी इंक्रीज हो रहा है, इक्वल नहीं रहेंगे, तो फिर से फ्रिक्शन अपीयर हो जाएगा, अगेन फ्रिक्शन विल अपीयर। फ्रिक्शन जो है ना, फ्रिक्शन इधर एक्ट हो रहा है। आपको याद होगा एक्सिस यहां से पास होती है, कहां से? सेंटर से। तो क्या लग रहा है जो फ्रिक्शन है, इज इट एक्टिंग अवे फ्रॉम द एक्सिस और फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द एक्सिस? अवे फ्रॉम द एक्सिस एक्ट हो रहा है। तो फ्रिक्शन जो है ना, फ्रिक्शन एक टॉर्क बनाएगा। फिर फ्रिक्शन का जो टॉर्क है, आपको देखो डायग्राम से दिख जाएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क होगा एफ इंटू आर। एफ इंटू आर विल बी द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन। तो टॉर्क से पता है क्या होगा? टॉर्क ऐसा एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर, फ्रिक्शन विल मेक अ टॉर्क। टॉर्क से पता है क्या होता है? टॉर्क से ओमेगा बढ़ती है, फोर्स से वी बढ़ेगा, ट्रांसलेशन वेलोसिटी। टॉर्क से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, ओमेगा बढ़ेगी। टॉर्क बनेगा, टॉर्क कौन बनाएगा? फ्रिक्शन बनाएगा सपोज, उससे ओमेगा इंक्रीज होगी, ठीक है। और बाय चांस अगर ऐसा हो गया कि ये जो वी है वो इंक्रीज हो रहा है, साथ में ओमेगा भी इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू टॉर्क, और बाय चांस ऐसा हो गया कि अभी भी किसी भी इंस्टेंट पे वी और ओमेगा आर इक्वल हैं, जिस रेट से वी बढ़ रहा है सपोज उसी रेट से ओमेगा आर का जो टर्म है वो भी बढ़ रहा है, और हर इंस्टेंट में ये दोनों इक्वल हैं, विल यू से इट्स अ प्योर रोलिंग? सपोज जिस रेट से वी बढ़ रहा है उसी रेट से ओमेगा आर बढ़ रहा है, दोनों किसी भी इंस्टेंट में दोनों इक्वल हैं अभी भी, लेकिन दोनों एक साथ बढ़ते जा रहे हैं ऐसे। तो भी प्योर मैं रोलिंग। बोलूंगा दैट एवरी इंस्टेंट वी इक्वल ओमेगा आर ना, उसके लिए उसको भी प्योर रोलिंग बोलते हैं, बट इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग, ठीक है। अब देखो क्या होगा, वो कैसे अचीव होगा ये जो चीज बताई मैंने, जिस रेट से वी बढ़ रहा है, सपोज वी डबलिंग हो रही है, तो दैट ओमेगा आर को भी डबलिंग होना चाहिए उस टाइम में। तो जिस रेट से वी बढ़ रहा है वो रेट ये है, डीवी बाई डी टी। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और जिस रेट से ये ओमेगा आर बढ़ रहा है वो ये होगा, दिस इज रेट एट विच ओमेगा आर विल इंक्रीज। ये दोनों सपोज मैंने इक्वल ले लिए, उसको भी प्योर रोलिंग कहते हैं। प्योर रोलिंग में क्या होगा, अभी भी प्योर रोलिंग ही बोलेंगे इसको, ठीक है। इसमें क्या होगा, जिस रेट से वी बढ़ रहा है उसी रेट से ओमेगा आर भी बढ़ेगा, ठीक है। डीवी बाई डी टी तो होता है ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, इधर आर तो कांस्टेंट है, आर बाहर आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो ए इक्वल आर अल्फा, इट इज ऑल्सो कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। मतलब अगर आपकी बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं फिर भी आप बोल रहे हो कि बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, मतलब प्योर रोलिंग कभी बोलते हैं जब बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड 0 होती है, दैट इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। तो सपोज आप बोल रहे हो कि बॉडी पे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, टॉर्क भी एक्ट हो रहा है, लेकिन बॉडी अभी भी प्योर रोलिंग कर रही है, उसमें लोग ये कंडीशन भी लेते हैं, दिस इज ऑल्सो द कंडीशन, ठीक है। तो देखो जिसको मैंने बॉक्स में पुट किया ना वो दोनों कंडीशंस देख लो, दीज आर द टू कंडीशंस फॉर प्योर रोलिंग। बहुत डीप में नहीं जाने का इस टॉपिक में, क्योंकि अल्टीमेटली थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है ये विजुअलाइजेशन के लिए। थोड़ा बस याद रखेंगे इन दोनों पॉइंट को, थोड़ा नॉलेज रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्लियर? इससे पहले बताया है, फिर भी अगर कुछ चाहिए तो जल्दी नोट कर लो, ठीक है। हाँ, बालाजी पूछ रहा है कि कार के टायर्स क्या करते हैं, प्योर रोलिंग करते हैं क्या? देखो बालाजी, जब कार के टायर स्टार्ट होते हैं ना, स्टार्टिंग में तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इंक्रीज होने की कोशिश करेगी, कार पे फोर्स लगेगा टायर्स के ऊपर, स्टार्टिंग में हो सकता है प्योर रोलिंग ना हो, लेकिन जब वो कार एक स्मूथ रोड पे प्रॉपरली चलती है ना, जब तब उसके ऊपर प्योर रोलिंग मान सकते हैं। जब वो एक नॉर्मल तरीके से चलती है, यूनिफॉर्म स्पीड पे आगे बढ़ रही है विदाउट एनी ट्रबल, जब स्टार्ट होती है और जब गाड़ी रुकने वाली होती है उस टाइम पे प्रॉब्लम है। जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना, तो ये जो वी है, वी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ठीक है। तो फ्रिक्शन आएगा उसको अपोज करने के लिए। जब कार रुकने आ जाती है, लेट्स से कार इज ट्राइंग टू स्टॉप, एट दैट टाइम वी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग,
उस टाइम पे भी फ्रिक्शन आ सकता है ओमेगा को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि वी डिक्रीज होगा तो ओमेगा भी डिक्रीज होना चाहिए टू कीप देम इक्वल। स्टार्टिंग और एंड में फ्रिक्शन आ सकता है और रोलिंग प्योर नहीं होगी, लेकिन ड्यूरिंग द मिडिल जर्नी जब कार नॉर्मल स्पीड पे चलती है दैट इज अ प्योर रोलिंग। चलिए स्टूडेंट, क्लियर है दिस? इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे, डोंट वरी। तो पहले मैं सारे फॉर्मूलाज एनालिस्ट कर लेता हूँ जो भी फॉर्मूलाज काम किए। इसमें स्टूडेंट एक टॉपिक है रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। सपोज बॉडी रोल कर रही है, रोलिंग कहां कर रही है? इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन लाइक दिस। बॉडी नीचे आ रही है, मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया बॉडी, लेकिन सोचिए बॉडी टच में है प्लेन के, ऐसे ऊपर नहीं है, इट इज इन टच। बॉडी देखो, आपको मालूम है अगर से बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ देंगे, इट्स अ राउंड ऑब्जेक्ट। ये रिंग हो सकता है, इट कैन बी अ डिस्क ऑल्सो, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन राउंड ऑब्जेक्ट है। इसको छोड़ने में आपने देखा है प्रैक्टिकली, ये चीज जब नीचे आएगी रोल होते हुए नीचे आती है। इट्स अ रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज है मैं वो बता देता हूँ पहले। ठीक है, सी सी केयरफुली। इस पे एक बार बताओ, जब आप इसको स्टार्टिंग में इसको टॉप से रिलीज करोगे, वी विल रिलीज दिस बॉडी फ्रॉम द टॉप। स्टार्टिंग में पता है इसके ऊपर जो एक फोर्स लगेगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट होता है इस तरफ वो होता है mg sin थीटा। यू माइट बी नोइंग दिस, राइट? इस तरफ mg sin थीटा होता है, ऐसे होता है mg cos थीटा। तो mg cos थीटा की कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं, mg cos थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय दिस नॉर्मल रिएक्शन। mg cos और n बैलेंस कर देते हैं। द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो कौन सा है? mg sin थीटा, बराबर। तो mg sin थीटा फोर्स की वजह से क्या होता है पता है? इसकी वजह से जो वेलोसिटी है ना, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। आपको ये फॉर्मूला मालूम है, फोर्स को लिख सकते हैं ma। फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है वो mg sin थीटा है, इक्वल m a बॉडी की एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन आ रही है g sin थीटा। मतलब ये ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है, मतलब इस एक्सेलरेशन से इसका v बढ़ने लगेगा, वेलोसिटी विल इंक्रीज विद दिस एक्सेलरेशन v। ठीक है, ये अच्छा। उसके बाद अभी बात है, वेलोसिटी अगर बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, तो बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी भी बढ़ेगा। बॉटम पॉइंट और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन होने लगेगा, क्योंकि बॉटम पॉइंट इज हैविंग वेलोसिटी। फ्रिक्शन ऐसे एक्ट होगा बैकवर्ड्स। क्यों? वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, बॉटम पॉइंट की बोल रहा हूं, बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। उसको रोकने के लिए, उस वेलोसिटी को कम करने के लिए, रिलेटिव मोशन को स्टॉप करने के लिए फ्रिक्शन पीछे जाएगा। फ्रिक्शन से टॉर्क बनेगा, देखो ध्यान से देखेंगे तो फ्रिक्शन विल गिव अ टॉर्क। द टॉर्क के लिए मैं ऐसे फॉर्मूला लिख रहा हूं, टॉर्क ऑन द बॉडी कॉल्ड आई अल्फा। टॉर्क विल बी दिस मच, फ्रिक्शन इनटू आर। आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, जिसको मैं फिलहाल पुट नहीं कर रहा हूं, आई रख रहा हूं अल्फा। इससे तो आपको अल्फा मिलेगा एफ आर अपॉन आई। दोनों साइड में क्या करता हूं, दोनों साइड में आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अल्फा इंटू आर विल बी एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई। थोड़ा समझो इसको। तो अल्फा है आया है, मतलब ओमेगा विल इंक्रीज इफ अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। इफ अल्फा इज देयर मींस ओमेगा विल इंक्रीज। तो ओमेगा इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे ए भी मिला है मुझे, ए हो रहा है, मतलब वेलोसिटी वी इज इंक्रीजिंग। तो आपको याद होगा, सपोज अभी क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है। इफ इट इज गोइंग प्योर रोलिंग, आई कैन से ए मस्ट बी इक्वल टू आर अल्फा, इजंट इट? अब ए कितना आया था आपको याद है? जी साइन थीटा आया था। आर अल्फा कितना आया था? अल्फा आया था एफ आर। एफ आर एक टॉर्क है, डिवाइड बाय आई, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई है ना। ये किसकी वैल्यू है? अल्फा की वैल्यू नहीं, अल्फा आर की पूरी वैल्यू है, ये हटा दो फिर। अल्फा आर का पूरा वैल्यू ये है, बराबर, क्लियर? Yes. अब देखो इसमें से आप फ्रिक्शन निकाल सकते हो, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि हाउ मच इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट।
फ्रिक्शन निकाल सकते हो। इसके लिए फिर क्या करना होगा, ये जो आई है, आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं एम के स्क्वायर लिखता हूँ। इस आई को मैंने लिखा एम के स्क्वायर। डू यू रिमेम्बर आई को एम के स्क्वायर अगर लिखा है मैंने, तो ये के क्या है? एनीबडी रिमेम्बर्स? रेडियस ऑफ गायरेशन। के को बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, याद करो बताया था। आई को एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है? तो पास इट, यू विल गेट अ फ्रिक्शन लाइक दिस। फ्रिक्शन विल बी एम जी साइन थीटा बराबर एम जी साइन थीटा इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस विल कम, बराबर? ठीक है, ये राइट लग रहा है? नहीं, एक्चुअली में रॉन्ग है। नोट कर लिया है तो भी मैं बता देता हूँ रॉन्ग है, क्योंकि गड़बड़ क्या हुई पता है? आपका भी ध्यान नहीं गया और स्टार्टिंग में मेरा थोड़ा सा स्लिप हुआ माइंड में। मिस्टेक क्या हुई पता है? आपने एफ इक्वल एम ए लिया था, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। मैंने फोर्स कितना लिया था? एम जी साइन थीटा लिया था, रॉन्ग है। यहाँ पे नेट फोर्स को एम ए लिखा जाता है। नेट फोर्स जो लग रहा है वो नेट फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। जब नेट फोर्स लिखा ना आपने, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन लिखना चाहिए था, ये एक मिस्टेक हो गई। अभी भी ठीक है, हम लोग कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? इट इज नॉट एम जी साइन थीटा, ये आएगा, देखो एक्सेलरेशन, ये है एक्सेलरेशन। आपने जो पहले एक्सेलरेशन निकाला था जी साइन थीटा, वो रॉन्ग है। इसको किसके इक्वल लेना है? एक्सेलरेशन को आर अल्फा के इक्वल लेना है। आर अल्फा आपने राइट निकाला है, ठीक है, आर अल्फा इज करेक्ट। ये देखो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई एम आर अल्फा। आर अल्फा आपने बरोबर निकाला, इफ यू रिमेम्बर आर अल्फा इतना था, एफ आर स्क्वायर बाय आई, वो करेक्ट है। स्टूडेंट अभी मैं आपको टास्क देता हूँ कि आई को जैसे मैंने आपको बोला ना एम के स्क्वायर करके लिखो, वो लिखो। दोनों साइड से एम एम कट हो जाएगा, बेसिकली डिनोमिनेटर से एम एम कट हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करो और प्लीज इसमें से फ्रिक्शन की फॉर्मूला मुझे बना के दो। यू ट्राई टू डू इट। फ्रिक्शन कितना एक्ट होगा वो मिल जाएगा इसमें से। हाँ, ये सही मेथड। पहले आपने जो ए निकाला है जी साइन थीटा, उसको कट कर दो। सर एक सेकंड पीछे का पेज दिखाओ ना। यहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ में होना चाहिए एफ माइनस फ्रिक्शन विल बी इक्वल एम ए। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपने अगर लिखा है इनकेस तो ये कट कर दो, अगर लिखा है तो यहां से लिख लो। टॉक तो ठीक है, फ्रिक्शन से बनेगा। ओके सर। इसके बाद ये कर लो, ये बरोबर है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, ये भी पूरा मिस्टेक हुआ ना। अब यहां से स्टार्ट कर दो ना भले। ए को आर अल्फा के इक्वल ले लो। Anybody getting friction? Confused? सर एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के। mg sin theta डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जगह आप बोल रहे हो आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ऐसा उल्टा ना? हाँ आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आप बोल रहे हो। फ्रिक्शन इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये सौरभ बोल रहा है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin theta 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, ऐसा सौरभ बोल रहा है।
आप लोग वेरीफाई करो ये राइट आ रहा है, आपका भी यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, बोलो। बाकी स्टूडेंट नहीं कर रहे ना, बहुत डिफिकल्ट लगता है। स्टूडेंट्स ये एकदम राइट है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यही आएगा, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन है, वो भी आपको नहीं आएगी तो क्या आपसे एक्सपेक्ट करेंगे फिर? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप एंट्रेंस देंगे फिर? थोड़ी कैलकुलेशन उतना तो करो, मैंने लॉजिक तो पूरा बता दिया। ये आ रहा है क्या स्टूडेंट? देखो नो रिस्पॉन्स, नथिंग। ठीक है, मुझे ही करना पड़ेगा। लुक एट इट स्टूडेंट, मैंने ये आपको बोला था कि ए इक्वल्स टू आर अल्फा ले लो। ए कितना आया था? इट वाज mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन डिवाइड बाई m। आर अल्फा की वैल्यू आई थी एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई। आई को मैंने आपको बोला एम के स्क्वायर लिखो, एम एम गॉट कैंसल्ड। ठीक है, अब आपको फ्रिक्शन ही फाइंड करना है ना, तो बस माइनस एफ को इधर शिफ्ट कर दो, एफ प्लस एफ आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब राइट हैंड साइड से आप एफ को कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद जो बाकी बचेगा उसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, आ जाएगा। ये क्या है इतना डिफिकल्ट? Everybody getting this? This is a friction. If suppose if you want to find friction acting on the body on inclined plane, भले आप ये फॉर्मूला भले याद नहीं रख सकते और नहीं रखो, मेथड समझ लो कैसे पहुंचना है इस पे। ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो आई होप एवरीबॉडी गॉट द फॉर्मूला। लास्ट टाइम वापस बता देता हूँ, फॉर्मूला है mg sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। इट इज अ फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, तो राइट नाउ हम लोग इंक्लाइन प्लेन वाला टॉपिक कर रहे हैं, बराबर। अब आ जाओ इस पे स्टूडेंट, आपको अगर याद है ये जब ऐसे इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रहा है ना, इट्स कमिंग कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड लाइक दिस, नीचे आ रहा है। इसकी जो वेलोसिटी होगी ना बॉटम में पहुंचने पर, द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑन रीचिंग द बॉटम, वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस टू द बॉटम, ये हमने डिराइव की है रेगुलर लेक्चर्स में। वेलोसिटी विथ विच इट रीचेस द बॉटम, वो डिराइव की है, याद तो नहीं होगा आपको, मुश्किल है, बता देता हूँ। वैसे रूट ऑफ 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये डिराइव किया है क्लास में यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ये मैं भी डिराइव नहीं करूंगा, इट इज नॉर्मली इन द टेक्स्ट बुक यू विल फाइंड इट, और हमने भी किया है रेगुलर लेक्चर्स में। ये वेलोसिटी ऑन रीचिंग बॉटम है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है व्हेन इट रीचेस द बॉटम। नेक्स्ट, इस इंक्लाइन प्लेन से नीचे आने के लिए जो टाइम लगेगा, बॉडी को नीचे आने के लिए जो टाइम लगेगा, उससे बोलेंगे ना टाइम ऑफ डिसेंट। वो टाइम ऑफ डिसेंट जो है उसकी भी हमने फॉर्मूला बनाई थी। टाइम ऑफ डिसेंट की जो फॉर्मूला हमने बनाई थी वो आती है 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा बाहर आता है, 2h बाय g मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला हमने बनाई है पहले वेलोसिटी की, टाइम ऑफ डिसेंट की। फ्रिक्शन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है ज्यादा, तो फ्रिक्शन की मैंने अभी करवा दी, लेकिन ये दोनों तो बहुत सिंपल है, हमने किए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो दीज आर द फॉर्मूलाज व्हिच यू नीड टू नो फॉर डीलिंग विथ इंक्लाइन प्लेन। ये सब फॉर्मूलाज पे क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अब देखो, आप ये सब फॉर्मूलाज अगर देखोगे, फ्रिक्शन की फॉर्मूला, वेलोसिटी की, टाइम ऑफ डिसेंट की, सब में एक टर्म आ रहा है बार बार, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कहीं पे देखो यहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, यहाँ पे कहीं पे आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर आ रहा है, वो ठीक है, रेसिप्रोकल हम लोग ले लेंगे, बट एक टर्म बार बार आ रहा है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आप लोगों को याद है मैंने आपको एक बार बताया था के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैसे निकालते हैं? डू यू रिमेम्बर? मैंने आपको कहा था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग है, सपोज लेट्स स्टार्ट विथ अ रिंग, पहले हम लोग रिंग ले लेते हैं।
So रिंग इज ऑब्जेक्ट, तो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr स्क्वायर। कुछ याद करके बताओ, इसको देख के मैंने आपको बताया था k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, डू यू रिमेम्बर? इसको Yes, इक्वेट आकांक्षा is करेंगे saying एम correct. के सुमित स्क्वायर ने भी से। राइट आंसर है, अमन कुमार ऑल्सो करेक्ट। k स्क्वायर बाय r स्क्वायर विल बी 1। मैंने ऐसा कहा था, ये mr स्क्वायर है ना, mr स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है? 1 है, इट्स लाइक 1 mr स्क्वायर, तो 1 ही होता है k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। इफ यू टॉक अबाउट डिस्क, सॉलिड डिस्क, डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है हाफ mr स्क्वायर, तो जो नंबर है ना 1/2, यही होता है k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू। ऐसे ये शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, याद है ना? ठीक है, जिनको लगा ऐसा ये याद ही नहीं है कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। आप ये डिस्क की जो ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ये ले लो, ये आई को आप एम के स्क्वायर करके लिखो, एम के स्क्वायर, तो उसमें आपको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, यही आएगा। सिमिलरली अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं, सॉलिड स्फीयर तो होती है 2/5 mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5 विल बी द के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक बार अभी तक देख लो, जो मैंने 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं, ये सॉलिड स्फीयर है लास्ट वाला, इनमें से सबसे ज्यादा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसके लिए है? सबसे ज्यादा किसके लिए है? रिंग का है। रिंग का ना, रिंग का। रिमेंबर रिंग का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे हाईएस्ट होता है, ये देखो ऐसे। उसके बाद एक्चुअली में मैंने डिस्क लिखा है, लेकिन उसके बाद एक्चुअली में सॉलिड स्फीयर आता है, सॉरी हॉलो स्फीयर आता है उसके बाद। नेक्स्ट हॉलो स्फीयर जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद डिस्क है, और सबसे कम होता है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर का। ये भी बताया था, मुझे याद है लेक्चर्स में, तो याद रखो ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के ऑर्डर में लिखा है मैंने, ठीक है? ये है क्लियर, थोड़ा ध्यान में रखो इस चीज को, क्लियर? दिस वन, दीज आर द फॉर्मूलाज व्हिच यू नीड टू नो, ठीक है? 2-4 फॉर्मूलाज और हैं, बस वो मैं बता देता हूँ। देखो सी टू इट। नेक्स्ट, कभी कभी होता है कि जो बॉडी रोलिंग कर रही है ना, सपोज देयर इज अ बॉडी व्हिच इज डूइंग प्योर रोलिंग, तो उस बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन भी है, वो बॉडी रोटेशन भी कर रही है, और दोनों को मिक्स करके हम लोग बोलते हैं कि वो रोलिंग कर रही है बेसिकली। तो बॉडी में ना जो बॉडी रोलिंग करती है, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, उसके बाद ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है बिकॉज ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है बिकॉज ऑफ इवेंचुअली इट्स रोटेशनल मोशन की वजह से, ये दोनों होती है। ये भी हमने टॉपिक किया है नॉर्मल लेक्चर्स में, ये दोनों को सॉल्व करके आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी मिल सकती है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ऐसा लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों को सॉर्ट आउट करके लास्ट में रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर इन दी ब्रैकेट 1 प्लस अगेन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? ये इट्स अ फॉर्मूला फॉर रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को सॉल्व करके ये आता है, ये करवाया था मैंने। ये तो मैं डिराइव नहीं करूंगा, ये करवाया है पहले, ये हो गया। हाँ सर। तो एक बात बताओ, इसमें जो ये बाहर का टर्म है ये हाफ mv स्क्वायर, इसको अगर मैं खाली देखूं, इज इट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ना, इसको मैं लिख सकता हूं के ई ट्रांसलेशनल, इसको लिख दिया, डिवाइड बाय ये के ई रोलिंग कर देता हूं, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, रोलिंग ये टोटल काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली, काइनेटिक एनर्जी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो दिख रहा है आपको ये, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना, इसको लेता हूं काइनेटिक एनर्जी टोटल। और ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, 1/1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बनेगी। दिस फॉर्मूला गिव्स यू द फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी दिस फॉर्मूला विल गिव यू द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विच इज अ ट्रांसलेशनल, मतलब टोटल में से ट्रांसलेशनल कितनी है वो इससे मिलेगी। सब आपकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना, टोटल ये वाली, इसमें ट्रांसलेशनल कितना परसेंट है या ट्रांसलेशनल कितना फ्रैक्शन है, वो इस फॉर्मूला से मिलेगा, हाउ मच इज ट्रांसलेशनल। ठीक है,
अगर आपको ये रिंग के लिए करना है कि रिंग में कितनी ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है रिंग में, तो ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आप रिंग वाला पुट कर देंगे। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर रिंग कितना है, 1 है, तो 1 डाल देंगे, इट बिकम 1 + 1 हो जाएगा रिंग के लिए। ये एनीबडी बता सकते हो कितना आएगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, कितना फ्रैक्शन काइनेटिक ट्रांसलेशनल होगा रिंग में? 50%, क्योंकि 1/2 आएगा ना, ये 1/2 आया मतलब हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी इज ट्रांसलेशनल। जितनी इसके पास टोटल है उसकी आधी जो है वो ट्रांसलेशनल है, मतलब बाकी आधी एनर्जी जो है उसकी रोटेशनल की है, ऐसा है। गॉट इट? हाँ, तो याद रखो ये चीज, नोट करना तो जल्दी कर लो, फिर मैं इसके आगे कुछ बताता हूँ। और ये हुआ है पहले, बट इट्स ओके, यू कैन नोट इट डाउन अगेन। डन? हो गया? देखो स्टूडेंट, अभी काइनेटिक एनर्जी टोटल जो मैंने निकाली उसकी फॉर्मूला मैंने ऐसे बनाई थी, हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इसको मैंने अभी आपको मैंने पीछे जो फॉर्मूला बताई इसको हाफ mv² के टर्म्स में कन्वर्ट किया, पूरे इक्वेशन को हाफ mv² के टर्म्स में लाया। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को हाफ I ओमेगा स्क्वायर के टर्म में लाऊंगा। देखो कैसे, हाफ जो m है ना, v को मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखो क्योंकि प्योर रोलिंग हो रहा है तो प्योर रोलिंग में v को लिख सकते हैं ना, r ओमेगा, प्योर रोलिंग में तो वो लिखा है प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब एक काम करेंगे, ये जो है ना m तो लिखा है आपने, इसको k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और k स्क्वायर से डिवाइड भी करते हैं। इधर k इज अ रेडियस ऑफ गायरेशन, और ये सॉल्व करो, इट इज r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। देखो तो दोनों टर्म्स में से देखो हाफ कॉमन है, ये एम के स्क्वायर आपको मालूम है, एम के स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही होता है, एम के स्क्वायर इज कॉल्ड एज आई। तो ये एम के स्क्वायर का आप आई लिख दो तो दोनों टर्म्स में से आई भी कॉमन आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। इन द ब्रैकेट आपको बचेगा आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर आएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी। इसमें ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या है याद है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इसको मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। टोटल से डिवाइड कर दो, टोटल को दूसरे तरफ शिफ्ट करो, डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी टोटल। ये जो टर्म है ब्रैकेट उसको दूसरे तरफ शिफ्ट करेंगे, 1/1 प्लस उल्टा हो गया आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर हो गया। तो इस फॉर्मूला से आपको क्या मिलेगा, इस फॉर्मूला से मिलेगा कि हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी इज रोटेशनल, टोटल में से रोटेशनल का कितना फ्रैक्शन है, ठीक है, वो इससे मिलेगा। फॉर्मूला में देखो स्लाइटली चेंज है, यहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जगह क्या हो गया है, आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर हो गया है। तो काम करते हैं रिंग के लिए करके देखते हैं, रिंग के लिए याद है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1 थी फॉर रिंग, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, वो भी 1 होगी। वन ही है। तो डालो वो 1 इधर, वापस इसके लिए भी 1/2 आएगा, मतलब रोटेशनल भी 1/2 है और ट्रांसलेशनल भी 1/2 है रिंग के लिए, 50-50%। वेरी क्लियर विद दीज फॉर्मूलास? फॉर्मूलास क्लियर? सर ये सिर्फ प्योर रोलिंग के तो लिए बॉडी लगाते प्योर हैं। रोलिंग कर रही है, हाँ, उसके लिए है, प्योर रोलिंग के लिए। क्योंकि जब बॉडी प्योर रोलिंग नहीं करती है, लेट्स से इम्प्योर रोलिंग कर रही है, तो उसके बाद उसकी बॉटम पॉइंट की स्पीड v नहीं होती, मतलब कांस्टेंट नहीं रहती है बॉटम पॉइंट की स्पीड। इम्प्योर रोलिंग में वेलोसिटी वगैरह बदलती रहती है कंटिन्यूअसली, वो स्टेबल नहीं होता है इम्प्योर रोलिंग। स्टेबिलिटी मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए सेम सेम चल सकता है, स्टेबल कंडीशन, वो प्योर रोलिंग जो है। इम्प्योर में हर चीज बदलती रहती है, उस टाइम पे आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बॉडी जब इम्प्योर रोलिंग में होती है ना, वो ट्राई मारती है प्योर रोलिंग में आने का, बॉडी में ट्राई होता है, फिक्शन वगैरह सब जो है वो ट्राई करते हैं बॉडी को प्योर रोलिंग में लाने का। ठीक है, मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ इस चीज का जो मैंने अभी बताई। जब आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हो, गेम जोन में वगैरह में, उसमें बॉलिंग करके गेम होती है,
बॉल फेंकते हैं, बॉल आगे बढ़ता है जाके बॉटल्स को हिट करता है, ठीक है, देखा होगा। उसमें बॉल में आप 3 उंगली फिट करके बॉल को फेंकते हो, 3 उंगली फिट करने की जगह होती है बॉल पे, बॉलिंग कहते हैं उसको। उसमें आप इमेजिन करो कि आप वो बॉलिंग गेम खेल रहे हो आप, तो जैसे आप बॉल को अपने हाथ से छोड़ते हो बॉलिंग गेम में, बॉल जैसे ही वो लैंड करता है जमीन पे, क्या लगता है स्टार्टिंग में जब वो जमीन पे लैंड करेगा, डू यू फील फ्रिक्शन होगा बॉल और जमीन के बीच में? यस सर। तो उस टाइम पे उसकी इम्प्योर रोलिंग चालू हो जाती है, इम्प्योर रोलिंग करता है। अभी उसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और रोटेशनल बराबर एडजस्ट नहीं हुए हैं, वो इम्प्योर रोलिंग करेगा थोड़ा टाइम के लिए। लेकिन सो जो लैंड किया उसने ग्राउंड पे, 2-4 मीटर आगे बढ़ गया, उसके बाद देखा वो स्मूथली आगे बढ़ता है बॉटल्स की तरफ, एकदम लगता है आराम से आगे बढ़ता है, वो प्योर रोलिंग है, ठीक है, दैट इज प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन एक्ट नहीं होता है, अगर V गुणा R ओमेगा हो गया तो, ठीक है, इसे थोड़ा याद रखो, क्लियर। ज्यादा डिटेल में जाएंगे ना तो कंफ्यूजन होता है रोलिंग में, इसलिए सरफेस लेवल पे रहने का, ज्यादा डिटेल में नहीं जाने का। ओनली फॉर दिस टॉपिक आई वुड सजेस्ट, बाकी टॉपिक में जाओ डिटेल में, कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो समझा ये चीज, ठीक है। रोलिंग में ये सब फॉर्मूलाज आप याद में रखो, दैट दीज आर द फॉर्मूलाज व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हालांकि जेई में अगर आप जाएंगे, जेई के लिए 1-2 फॉर्मूलाज और हैं, मतलब 1-2 कॉन्सेप्ट और है समझाने के लिए, फिलहाल मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल चाहिए तो बाद में थोड़ा करा दूंगा, ठीक है। एक साथ इतना जम्बलिंग हो जाएगा आपको इतना सब। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू सॉल्व 1 or 2 न्यूमेरिकल्स ऑन द रोलिंग, एक टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस करा दूं रोलिंग के ऊपर, ठीक है। Okay, बहुत सिंपल क्वेश्चंस नहीं करेंगे, स्ट्रेट फॉर्मूला मेथड नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो राइट ऑन वन क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। A solid cylinder of mass m, right on, it's a numerical, huh. A solid cylinder of mass m has a string wrapped, wrapped की स्पेलिंग होगी WRAPPED, wrapped several times, and the free end of the string and the free end of the spring, free end मतलब free end, free end, the free end of the string is attached, the free end of the string is attached to the roof, the free end of the string is attached to the roof, full stop. The cylinder is released from rest, the cylinder is released from rest, full stop. Find the acceleration of the cylinder, find the acceleration of the cylinder and a tension in the string, find the acceleration of the cylinder and a tension in the string. Clear? स्टूडेंट ये हाँ लिखा सबने? जो आपने अभी लिखा है ना, मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्या है। देखो सपोज एक सिलेंडर है, सी टू इट, सिलेंडर एक्चुअली मैं देखो आपको विजुअलाइजेशन के लिए मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये सिलेंडर है, लेकिन ऐसे बनाने पे आपको मतलब डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, देखो लाइक दिस, सिलेंडर ये बट ऐसे बना दिया। अब देखो यहाँ पे आओ, सिलेंडर के ऊपर ऐसे करके देखो स्ट्रिंग वाउंड है, ये धागा इसके ऊपर ऐसे बांधा हुआ है, बहुत सारे टर्न्स, उसके बाद धागा ऐसे ऊपर जाके रूफ को कनेक्टेड है, ऐसे विजुअलाइज हो रहा है। हाँ यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो सीधा हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये देखो, और इस सिलेंडर का जो ना मास है, इट्स मास इज m, फर्स्ट लाइन में गिवन है, तो देखो मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ। अब थोड़ा सोचो, अगर स्टूडेंट ऐसे आप सिलेंडर को ऐसे छोड़ दोगे तो लगता है कि रोलिंग होते हुए नीचे आएगा क्या? क्या लगता है ऐसे छोड़ देंगे तो? डू यू एग्री? रोलिंग होते हुए नीचे आता जाएगा, और जैसे से नीचे आएगा आई थिंक खुलता जाएगा, स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ती जाएगी, स्ट्रिंग ओपन होता जाएगा, राइट? इमेजिन करो ये, हाँ
सो आई थिंक अब इमेजिन करो रोटेट होगा कैसे, ये आई थिंक ऐसे रोटेट होगा, देखो अगर आपको विजुअलाइज हो रहा है ऐसे, सिर्फ रोटेट होगा कि ये ट्रांसलेशन मोशन करते हुए नीचे भी आएगा, मतलब ओनली रोटेशन है कि ट्रांसलेशन भी होगा, दोनों होगा आई थिंक, सेशन भी होगा। दोनों करेंगे राइट, यस दे विल डू बोथ। यहाँ पे अज्यूम करना है कि ये प्योर रोलिंग है। मैंने क्वेश्चन क्या इतना प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं किया मैंने, मतलब ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा होगा कि आप समझ जाओगे कि ये प्योर रोलिंग है। वो ऐसा लिखेंगे कि स्ट्रिंग इज नॉट स्लिपिंग ऑन द डिस्क, इट्स अ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, या प्योर रोलिंग वो बताएंगे। मैंने कुछ ज्यादा मेंशन नहीं किया, अज्यूमिंग ये जब डिस्क नीचे जाएगा ना वो प्योर रोलिंग है, ठीक है। अब होता क्या है ध्यान से देखो, ये जो क्या है ये डिस्क सिलेंडर है ना, इसका जो, इसका मैं पहले ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिख देता हूँ, ट्रांसलेशन मोशन इसका देखूंगा मैं। ये देखो ऐसे टेंशन होगा स्ट्रिंग में राइट, ऐसे होता है टेंशन। जब सपोज ये नीचे गिर रही है सिलेंडर, इट्स फॉलिंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए सपोज, इसके लिए इक्वेशन ऐसा है कि देखो एफ इक्वल्स टू एम ए होता है ना, एफ की जगह मैं ये लिखूंगा एम जी माइनस टेंशन, थोड़ा सोचो ये कैसे होगा, इक्वल टू एम ए, तो इससे जगह आपका इसका एक्सेलरेशन आएगा एम जी माइनस टी डिवाइड बाई एम, ये इसका एक्सेलरेशन है, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। जब ये नीचे डिस्क गिर रहा है तो ये इसका ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं इसके रोटेशन मोशन पे। देखो आपने बताया ये रोटेशन करेगा राइट, रोटेट भी करते हुए नीचे आएगा। रोटेशन में एक्सिस जो है ना, एक्सिस के मिडिल पॉइंट से पास होगी, एक्सिस विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सिलेंडर, इधर से। आप में से कोई मुझे टॉर्क बता सकता है इस बॉडी पे टॉर्क कितना लगेगा? रोटेट कर रहा है तो टॉर्क तो लगेगा ना, बिना टॉर्क के रोटेट तो नहीं करेगा। एनीबॉडी नोस टॉर्क कितना होगा? हम्म, ठीक है मैं और सिंपल कर टीआर देता हूँ। हाँ बोलो, टी आर टेंशन और इंटू रेडियस, टी आर बोलना चाहते हो? यस इट इज वेरी मच करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। फ्रिक्शन में एफ आर था तो इधर टी आर ही होगा ना। स्टूडेंट है टी इंटू आर करो, ये देखो ये रेडियस है ना, इट्स ओनली टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। एमजी से टॉर्क नहीं बनेगा, एमजी फोर्स जो है ना उससे टॉर्क नहीं बनेगा, क्योंकि एमजी फोर्स सेंटर पे लगेगा और एक्सिस भी सेंटर से जा रही है, मतलब एमजी इज एक्टिंग ऑन द एक्सिस। तो जो फोर्स एक्सिस पर लगता है उससे टॉर्क नहीं बनता है ना, मैं 10 बार बताया ये चीज, फोर्स एक्सिस से अवे होना चाहिए तभी टॉर्क बनता है। तो टॉर्क टी आर होगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सिलेंडर की, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता है सिलेंडर है, सिलेंडर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो सेम एज डिस्क होती है, याद है, सेम एज डिस्क। तो सिलेंडर और डिस्क सेम ही होते हैं, एम आर स्क्वायर बाय 2 होगी। दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल राइट डाउन एज एम आर स्क्वायर बाय 2, इधर लिख रहा हूं मैं, और अल्फा। तो ये देखो टॉर्क इज टी आर एंड ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2। देखो दोनों साइड से आर आर कट हो गया है, इसमें से आपको आर अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा आर की वैल्यू, अल्फा आर की वैल्यू आएगी 2t बाई एम। अब क्योंकि ये प्योर रोलिंग है, इट्स डूइंग अ प्योर रोलिंग, तो मैं ए इक्वल आर अल्फा ले सकता हूँ, ज्यादा सोचने का नहीं उसमें कि कैसे हुआ क्यों हुआ, प्योर रोलिंग है ना, तो इन दोनों का प्लीज इक्वल ले लो, ठीक है, ठीक है इक्वल लो। इक्वल लेके आपको पता है सॉल्व करो प्लीज, और उससे टेंशन मिलेगा। एक बार आपको टेंशन आ गया, कौन सा टेंशन? जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है वो। एक बार टेंशन निकला ना, उसके बाद आपको ये जो ए है, इस ए इज लीनियर एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, ए भी निकालनी है। एक बार टी मिल गया तो टी आप इस इक्वेशन में डाल देना, इसमें टी, उससे ए भी निकल आएगा। कैन यू फिनिश इट नाउ? ट्राई करो, फिनिश करो, टी और ए फाइंड करो जल्दी। जो नोट करना है कर लो जो चीज। एक्सेलरेशन आप क्या करो, जी के टर्म्स में आएगा, स्मॉल जी के टर्म्स में चलेगा एक्सेलरेशन।
टेंशन भी स्मॉल जी के टर्म्स में ही आएगा. एनीबडी? एक्सेलरेशन आया 2/3g और टेंशन है, तो टेंशन आया होगा ना, mg/3 आया होगा, आई एम श्योर. साहिल पाटिल, you are very much correct. Yes, tension will be, yeah, Chetan Ilag also correct. Akanksha, you are correct. सुहास चिखलकर, अमन कुमार, सुमित विश्वकर्मा, ठीक है. बस अभी नाम बहुत ले लिया मैंने, ठीक है. आमला करेक्ट. स्टॉप मैसेजिंग नाउ. ओके ओके. तो देखो टेंशन आएगा 1/3 ऑफ mg. टेंशन विल बी 1/3 ऑफ mg और एक्सेलरेशन जो आएगी वो होगी 2/3 ऑफ g, 2/3 ऑफ g. वेरी इजी, समझाइए. ठीक है, तो ये रोलिंग का एक क्वेश्चन हुआ. एक और कर लेते हैं तो उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी. सेकंड क्वेश्चन देखो जो मैं अभी दूंगा ना, उसमें मैं थोड़ी आइडिया दे दूंगा, फिर आप उसको इक्वेशंस भी आप खुद ही बनाना उसकी. जस्ट आइडिया दे दूंगा मैं. हाँ, लिखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करो, सीधा डायग्राम बनाओ. पहले डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, सीधा डायग्राम ही बनाएंगे. ये डायग्राम बनाओ. ये जो पुली दिख रहा है ना, पुली का भी मास m है, सेम एज द ब्लॉक. ब्लॉक और पुली का मास सेम है. अब स्टूडेंट्स में एक बात बताओ, जब आप इस ब्लॉक को छोड़ देंगे, लेट्स से इफ यू रिलीज दिस ब्लॉक, तो एवरीबॉडी नोस ब्लॉक नीचे जाएगा ऐसे, विथ सम एक्सेलरेशन वो नीचे जाएगा. ऐसे टेंशन होगा, देखो ऐसे टेंशन. ठीक है. क्वेश्चन वही है हमारा अभी भी, फाइंड आउट टेंशन एंड द एक्सेलरेशन, दोनों फाइंड करने हैं. लिख लो क्वेश्चन भले, फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज रिलीज्ड. क्वेश्चन वही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द टेंशन व्हेन इट इज रिलीज्ड. यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन अलग है. यहाँ पे ब्लॉक है एक, ठीक है. इसमें भी एक में थोड़ा सा अभी मुझे लगता है कंफ्यूजन होगा आपको, मैं ही थोड़ा समझा देता हूँ. तो बाकी आप आधा मैं कर दूँ, आधा आप लोग करना. फिर लुक एट दिस डायग्राम. हमें क्या करना है, जो ब्लॉक है वो नीचे जा रहा है ना, विद सम एक्सेलरेशन. दिस एक्सेलरेशन वी नीड टू फाइंड एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो पहले एक बात बताओ स्टूडेंट, यहाँ पे जो ब्लॉक है, द ब्लॉक विल डू ओनली ट्रांसलेशन मोशन, राइट. पुली क्या करेगा, ट्रांसलेशनल रोटेशनल के बोथ. थोड़ा सोच के बोला, जो फैक्ट है वो बता, जो आपको लग रहा है. हाँ, पुली का रोटेशन और ब्लॉक का ट्रांसलेशन. यस. यहाँ पर पता है रोलिंग एक्चुअली में इन्वॉल्व नहीं है. इट्स नॉट अ प्रॉपर रोलिंग. ब्लॉक विल डू ट्रांसलेशनल बट पुली विल डू प्योरली रोटेशनल, राइट. हाँ ठीक है. तभी देखो मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं. ब्लॉक से स्टार्ट किया. देखो ब्लॉक का मिल में ऐसे लिखूंगा. देखो ब्लॉक के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स होगा mg माइनस टी. इट्स अ नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, mg माइनस टी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक. तो ये क्या होगा, फोर्स अपॉन मास. इट्स एक्सेलरेशन. ये ब्लॉक की एक्सेलरेशन है. अब ब्लॉक के लिए मैं वो लिख ही नहीं पाऊंगा टॉर्क इक्वल आई अल्फा, क्योंकि ब्लॉक रोटेशन कर ही नहीं रहा. तो अल्फा या टॉर्क कैसे आएगा, रोटेशन तो है ही नहीं उसका. वो रोटेशन के लिए लिखा जाता है. तो इस इतना लिख के ब्लॉक के लिए हम लोग छोड़ देंगे.
फिर आ जाओ पुली के ऊपर। अब एज यू सेड पुली तो रोटेशन कर रहा है, देखो ऐसे ऐसे देखो पुली का रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। तो पुली के लिए मैं एफ इक्वल एम ए नहीं लिख पाऊंगा, जो बॉडी रोटेट करती है ना, रोटेटिंग बॉडी के लिए टॉर्क इक्वल आई अल्फा लिखा जाता है, ठीक है। तो या अब थोड़ा डिसाइड करो पुली पे टॉर्क कितना लगेगा, एनी आइडिया? पुली का भी मास है, mg है पुली को भी, लेकिन टॉर्क कितना लगेगा? देखो ध्यान से, ये पुली, ये ऐसे mg और ऐसे टेंशन, ऐसे घूम रहा है ये, टॉर्क है टी इंटू आर, या यस टी इंटू आर ही है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? टॉर्क अगेन वही है, टेंशन इंटू आर, फोर्स इंटू डिस्टेंस। सर उसका रेडियस दिया है पुली का? आर होगा ना, कुछ ले लो ना। अब मैंने नहीं दिया क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन ज्यादा लिखवाया ही नहीं मैंने एक्चुअली, लेकिन पुली सर्कुलर तो होगी। सपोज इस पुली को हम लोग डिस्क ले लेते हैं, पुली को हम लोग डिस्क अज्यूम कर सकते हैं, एवरी पुली इज अ डिस्क, तो इसका मास है तो रेडियस तो डेफिनेटली होगा ना पुली का। मैंने नहीं दिया है क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखवाया नहीं अल्टीमेटली, खाली बोला सीधा क्या फाइंड करना है वो लिखा हमने, रेडियस दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। आर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पुली का। अज्यूमिंग ये जो पुली है ना वो डिस्क शेप की है, इट्स अ डिस्क, पुली इज अ डिस्क, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगी हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा। इससे आप क्या करो, आर अल्फा निकाल लो, आर आर कैंसिल होगा, आर अल्फा इक्वल टू अगेन पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही आएगा एम टू टी बाई एम, बराबर ऑलमोस्ट पहले वाले इक्वेशन जैसे ही चीजें बन रही हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ए और आर अल्फा कैसे लेंगे, वो तो प्योर रोलिंग में होता है ना, इधर तो कोई रोलिंग है ही नहीं, ठीक है। मैं बताता हूँ वो, आई विल टेल यू, डोंट वरी। यहाँ पे हम लोग लेंगे ए इक्वल्स टू आर अल्फा, इवन तो ये जो ए है ना इट्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, और आर अल्फा जो है इसमें अल्फा इज एक्सेलरेशन ऑफ पुली। कैसे ले सकते हैं वो मैं समझा देता हूँ अभी स्टूडेंट, लुक केयरफुली। ये आपका पुली है और ये स्ट्रिंग है, ठीक है। देखो ब्लॉक जो जा रहा है नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, अगर ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये पॉइंट आप ऑब्जर्व करो, ये पॉइंट क्या है पता है, इट्स अ पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग विच इज इन कॉन्टेक्ट विथ अ डिस्क, विच इज इन कॉन्टेक्ट, ये स्ट्रिंग की पॉइंट है जो पुली के कॉन्टेक्ट में है, तो ये पॉइंट स्ट्रिंग की है, तो ये भी नीचे जाएगी विथ एक्सेलरेशन ए, स्ट्रिंग नीचे जाएगा ना विथ एक्सेलरेशन ए, तो ये स्ट्रिंग की पहली पहली पॉइंट है, जो वर्टिकल स्ट्रिंग है ना, वर्टिकल स्ट्रिंग उसकी पहली पहली पॉइंट है, ये भी नीचे जाएगी विथ एक्सेलरेशन ए। अच्छा अब ये दूसरी पॉइंट देखो जो मैं अभी बना रहा हूं, ये पॉइंट डिस्क के ऊपर है, तो क्योंकि डिस्क तो रोटेशन कर रहा है, डिस्क इज रोटेटिंग ना, तो ये पॉइंट ऐसे घूमेगी एक्चुअली, सर्कुलर मोशन करेगी विथ वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी होगी, अगर वेलोसिटी पूछोगे तो वो ये होगी ओमेगा इनटू आर, ठीक है। लेकिन आपने मुझे बताया ना डिस्क के ऊपर टॉर्क लग रहा है वगैरह, तो टॉर्क से ये ओमेगा बढ़ता है, ओमेगा बढ़ेगा मतलब एक्सेलरेशन होगा, इसकी जो एक्सेलरेशन है इस पार्टिकल की अल्फा इंटू आर है। हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि इन दोनों पार्टिकल्स जो हैं, एक पार्टिकल डिस्क के ऊपर लिया है मैंने और एक पार्टिकल स्ट्रिंग के ऊपर लिया है, हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि ये दोनों पार्टिकल आपस में कांटेक्ट में है और इन दोनों की वेलोसिटी हमेशा सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि जब ये दोनों आगे बढ़ेंगे दोनों की स्पीड सेम होगी, अगर दोनों की स्पीड अलग होगी ना तो स्ट्रिंग विल स्लिप ऑन द पुली, स्ट्रिंग और पुली में स्लिपिंग होती है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्ट होने लगेगा अगर दोनों की स्पीड अलग अलग है तो। अज्यूमिंग इन दोनों की स्पीड सेम है और अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो सेम रेट से इंक्रीज हो रही है, मतलब इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है ए और जो दूसरी पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन है आर अल्फा, दोनों इक्वल है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस, बाय टेकिंग दीस टू पॉइंट्स आर हैविंग सेम एक्सेलरेशन, वो अज्यूम करके हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो मैंने ये दे दिया, इसमें आप वैल्यूज पुट करो और प्लीज खुद सॉल्व कर लो, ठीक है। ये वैल्यूज आप वहां पुट कर लो एंड सॉल्व इट। स्टूडेंट आइडिया मिला? ठीक है, हाँ। अब बिना देखे ट्राई करो, जो भी लिखा था बिना देखे करो कंप्लीट। टेल मी हाउ मच ए एंड अल्फा यू आर गेटिंग, ए एंड टेंशन यू आर गेटिंग। देख लो अगर प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसकी और इसकी इक्वेशन सेम है तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर ही आएगा फिर। ट्राई करो ये क्वेश्चन।
आई जस्ट वांट दिस वन कि प्रीवियस जो क्वेश्चन कराया था उसके जैसे ही आंसर है कि अलग आंसर आ रहे हैं? सर टेंशन तो mg/3 आया। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन ना? हाँ अच्छा, एक्सेलेरेशन निकाल। ए फाइंड करो, ए। सेम है? सेम सेम। यस, सेम है। देखो, अगर पुली का मास अलग होता ना तो फिर शायद आंसर अलग आ सकता था। पुली और ब्लॉक का मास मैंने सेम ही लिया। स्टूडेंट, रिजल्ट वही आएगी जो प्रीवियस क्वेश्चन की आई थी, लेकिन ये तो इस क्वेश्चन में थोड़ा अप्रोच अलग था, मतलब कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे रोलिंग कोई नहीं कर रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में सिलेंडर वाज डूइंग रोलिंग, यहाँ पे रोलिंग कोई नहीं है। एक ट्रांसलेशन कर रहा है और एक रोटेशन कर रहा है। जैसे अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं रोलिंग में। मेक इट क्लियर। समझा एवरीबॉडी? हाँ सर। ठीक है, वेरी क्लियर। हाँ, तो अभी काम करो स्टूडेंट, मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? आपको कल तक वो ट्राई करके लाओ। जस्ट वन क्वेश्चन आई एम गिविंग एज अ होमवर्क, ठीक है? ये देखो, क्वेश्चन में आप क्या करो, ये जल्दी से एक छोटा सा ही डायग्राम है, एक छोटा सा डायग्राम बना लो। ये बॉडी देखो रोलिंग कर रहा है, एक्चुअली रोलिंग करके वी वाली वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। इट्स रोलिंग और आगे इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, बना? अब इस इंक्लाइन प्लेन पे क्या हो रहा है, जिस हाइट तक ये बॉडी पहुंच पा रहा है, ये रोलिंग कर रहा है, इट इज डूइंग अ प्योर रोलिंग। स्टार्टिंग में प्योर रोलिंग ही कर रहा है। अब देखो, जिस हाइट तक ये पहुंच पा रहा है ना, कुछ हाइट तक पहुंचने के बाद ये स्टॉप हो जाता है। कुछ हाइट तक पहुंचने के बाद ये डेफिनेटली स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप होगा वो आप खुद सोचना, लेकिन कुछ हाइट तक स्टॉप हो जाता है। वो जो हाइट है ना वो गिवन है, इस हाइट पे ये स्टॉप हुआ है, ठीक है? वो हाइट है 3/4 ऑफ v²/g। v इसका देखो वेलोसिटी है, v इज अ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ दिस स्फीयर इनिशियली। तो v ये वाला v है। इतने हाइट तक जाने के बाद ये स्टॉप हो गया है। अब इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है पता है? कि ये ऑब्जेक्ट कौन सी शेप का है, वेदर दिस ऑब्जेक्ट इज रिंग और डिस्क और स्फीयर और हॉलो स्फीयर और सिलेंडर, विच ऑब्जेक्ट इट इज। ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है वो फाइंड करना है। ओके, वापस बोल देता हूँ, ये प्योर रोलिंग कर रहा है। प्योर रोलिंग में इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। प्योर रोलिंग करते करते ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ने लगा और इतने हाइट तक, ये जो हाइट गिवन है, इतने हाइट तक जाके स्टॉप हो गया। यूजिंग दिस यू हैव टू फाइंड इट इज विच ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके, कल तक ये ट्राई करके लाना स्टूडेंट, कल हम लोग इसका आंसर बताऊंगा मैं। ओके, चलो, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर देन। ठीक है, अब जिनको भागना है भाग सकते हो, बाकी किसी को डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो। एनीबॉडी हैविंग डाउट, एनीथिंग? रोलिंग में कुछ डाउट है आज? नथिंग? सर वो प्योर फर्स्ट पेज दिखाओ। फर्स्ट पेज रोलिंग का कि